वेलकम टू बीपीएससी यूपीएससी स्टडी चैनल। पिछले 2 पार्ट्स में मैंने बीपीएससी 17वीं पीटी की रणनीति के बारे में बता चुका हूं। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो रणनीति हम लोग बनाई है उन रणनीतियों में सबसे मजबूत रणनीति क्या है, सबसे मजबूत हथियार हम लोगों क्या है। युद्ध में लड़ने के पहले रणनीति बनाई जाती है और रणनीति के पश्चात उन हथियारों का प्रयोग किया जाता है जिससे हम युद्ध जीत सके। तो वही जो बीपीएससी का पीटी एग्जाम है, महायुद्ध है, और इस महायुद्ध को जीतने के लिए हम लोगों को बिल्कुल अपनी रणनीति पर चलना होगा। तो इस रणनीति के तहत हम लोगों को भारतीय इतिहास रूपी जो हथियार है उसको मजबूत करना होगा, क्योंकि भारतीय इतिहास से बीपीएससी में लगभग 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट बन जाते हैं। भारतीय इतिहास से न केवल बीपीएससी बल्कि किसी भी एग्जाम में, वो बिहार का ग्रेजुएट लेवल हो, इंटर लेवल हो, दरोगा का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, बिहार का जो टीचर का एग्जाम बीपीएससी ले रहा है वो हो, या अन्य स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, या केंद्र सरकार की जो रेलवे की नौकरी हुई, रेलवे का एग्जाम है, बैंकिंग है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसकी परीक्षा में बीपीएससी भारतीय इतिहास से प्रश्न न पूछे जाते हो। तो भारतीय इतिहास से लगभग सभी परीक्षाओं में 20 से 25% प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 1/4 हिस्सा भारतीय इतिहास से रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय इतिहास की कितनी महत्ता है। इस महत्ता को समझते हुए मैंने प्रयास किया हूं कि भारतीय इतिहास पर थोड़ा अच्छी तरह से फोकस किया जाए। वैसे आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, बहुत सारे स्रोत मिल जाएंगे, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस चैनल को क्यों देखा जाए। तो इस चैनल को देखने का मुख्य कारण है कि मैं जो यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, उसमें कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों का वर्णन होगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो फैक्ट आप याद कीजिएगा और भूल जाइएगा, और कॉन्सेप्ट समझे रहिएगा तो फैक्ट यदि याद नहीं भी है तो आप सही उत्तर देकर आइएगा। इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट के साथ इतिहास का वर्णन करूंगा। तो जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो मैं पहले प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ाऊंगा। प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर गुप्त काल तक, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी, लगभग 4.8 अरब वर्ष पहले, आज से समझिए, से लेकर लगभग 600 ईस्वी
सन तक प्राचीन भारत के इतिहास का दायरा आता है। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.8 अरब वर्ष पहले हुई थी। यानी कि आज से इतने वर्ष पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो इस पर जीव की कब उत्पत्ति हुई? प्रश्न सब लोगों के दिमाग में स्वाभाविक रूप से आ सकता है, आना ही चाहिए कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति 4.8 अरब वर्ष पहले हुई तो इस पर मानव की उत्पत्ति कब हुई? तो मानव की उत्पत्ति होने से पूर्व सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई और उनकी उत्पत्ति 3.5 अरब वर्ष पहले हुई। वर्ष पहले सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद लगभग जिस सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति हुई उसकी उत्पत्ति के बाद लगभग 72 करोड़ वर्ष तक कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ कि उत्पत्ति बंदर के रूप में होती। यानी कि आपको रामापिथेकस उस बंदर को नाम दिया गया। यानी जो जंगल थे, पहाड़ थे और जल के स्रोत थे, नदियां थी, तो लगभग ये जो रामापिथेकस हुए वे अत्यंत नूतन युग, जो जिसको हम लोग 30 लाख वर्ष पहले का काल मानते हैं, अत्यंत नूतन युग के पहले हुए होंगे। आज से 30 लाख वर्ष पहले रामापिथेकस हुए होंगे। यानी कि अत्यंत नूतन युग, अत्यंत नूतन युग जिसको हम लोग प्लीस्टोसीन एरा कहते हैं। एरा इसको इपोक कहते हैं। प्लीस्टोसीन युग में जाकर प्लीस्टोसीन युग के पहले रामापिथेकस की उत्पत्ति हुई, जो एक बंदर था। तो पहले यह मान लिया गया था कि मानव का आदि पूर्वज रामापिथेकस ही थे। भारत में जहां तक रामापिथेकस की प्रमाण मिलने की बात है, वह आपको शिवालिक की पहाड़ी के निक्षेपों में, शिवालिक पहाड़ी की चट्टानों में रामापिथेकस के कुछ अच्छे पाए गए हैं। तो उसको जो हम लोग काल निर्धारण किया गया, तो उसको हम अधिक से अधिक 2,50,00,000 वर्ष पहले ले जा सकते हैं। यानी कि अत्यंत नूतन युग से भी पहले इसको हम लोग मायोसीन युग कहते हैं। मायोसीन इपोक कहते हैं। इस समय मानव उत्पत्ति को अधिक से अधिक हम लोग यहां तक खींच सकते हैं। यानी 2,50,00,000 वर्ष पहले मायोसीन इपोक में, मायोसीन युग में, मध्य नूतन युग कहते हैं इसको, मध्य नूतन युग में जाकर रामापिथेकस का उद्भव हुआ। उसके बाद रामापिथेकस से जो
कुछ वर्ग थे, वो जंगलों से घास के मैदानों में रहना पसंद किए। तो वैसे वर्ग को ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये मानव की उत्पत्ति के, मानव के विकास के बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही आदि मानव के पूर्वज थे। पहले माना जाता था रामापिथेकस को, लेकिन अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आदि मानव के पूर्वज माना जाता है। यदि प्रश्न में कहीं भी पूछा जाए कि आदि मानव के पूर्वज किसको माना जाता है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आप लोग मानिएगा, आदि मानव का पूर्वज। ये घास के मैदानों में रहना पसंद किए। उसके बाद आपको होमो इरेक्टस आए, निएंडरथाल आए और होमोसेपियंस आए, जिसको प्रग मानव कहते हैं। प्रो मैग्नोन भी कहते हैं उसको। जो प्रग मानव आया उसको प्रो मैग्नोन भी कहते हैं। यदि प्रो मैग्नोन आएगा तो उससे समझिएगा वो प्रग मानव था, होमोसेपियंस था। कहीं कहीं प्रो मैग्नोन भी पूछा जाता है। भारत के इतिहास जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, प्राचीन भारत का इतिहास है, इसको 3 भागों में इतिहासकारों ने विभक्त किया। पहला इसको हम हटा देते, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इसको प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक यानी प्राक इतिहास, इतिहास के पहले, इसको क्या कहेंगे, प्राक जोड़ इतिहास, प्रागैतिहासिक। और उसके बाद आया आद्य इतिहास। उसके बाद इतिहास है, हिस्ट्री। यानी कि प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक एरा, आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक एरा और ऐतिहासिक हिस्टोरिक एरा। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा गया जिसके बारे में हमें लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं हो। पूर्ण रूप से हम पुरातात्विक स्रोतों पर आश्रित रहते हैं। उसको हम प्री हिस्टोरिक एरा के तहत रखते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक एरा के अंतर्गत लिखित सामग्री तो उपलब्ध है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। उसको पढ़ा, उस लिपि को पढ़ा ही नहीं गया आज तक। उसको हम प्रोटो हिस्टोरिक एरा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता, उसकी लिपि है लेकिन हम आज तक नहीं पढ़े हैं। यानी ये भी पूर्ण रूप से हम लोग पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहते हैं। इतिहास जिसकी ऐतिहासिक स्रोत हो, जिसका साहित्यिक स्रोत हो, और साहित्यिक स्रोत के आधार पर
तत्कालीन तथ्यों, तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों की जानकारी हो, उसे हम ऐतिहासिक काल या इतिहास, हिस्ट्री कहते हैं। ठीक, तो आज हम लोग इसके प्रथम भाग प्रागैतिहासिक, जिसकी लिखित सामग्री ही उपलब्ध नहीं हो, पूर्ण रूप से पुरातात्विक स्रोतों पर आश्रित हैं, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को भी, जो हिस्टोरिक एरा हुआ, हिस्टोरिक एरा हुआ या पीरियड हुआ, जो कहिए, उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पुरापाषाण काल, मध्य को पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल कहते हैं। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पुरापाषाण काल पूर्ण रूप से प्लीस्टोसीन इपोक से संबंधित था, प्लीस्टोसीन एरा से संबंधित था, यानी आज से 30 लाख वर्ष पहले की जो घटनाएं घटी, वहां से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पूर्व पुरापाषाण काल, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल, 3 भागों में विभाजित किया गया पुरापाषाण काल को। 1960 के पहले केवल स्टोन एज के बारे में हमें जानकारी थी कि पूर्व स्टोन एज इसको कहा गया। 1960 के बाद कुछ ऐसे तथ्य मिले जिसके आधार पर इसको और एक पाठ किया गया, मध्य पुरापाषाण काल, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। पूर्व पुरापाषाण काल पूर्ण रूप से अत्यंत नूतन युग से संबंधित है। इस समय जो मानव थे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, यानी कि वो 4 पैर यानी 2 हाथ और जो 2 पैर था उसके सहारा से चलते थे। पूर्ण रूप से वो खड़े, हम लोगों के समान खड़े नहीं हो सकते थे। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे वो पूर्व पाषाण काल जो है उसके प्रारंभिक दौर में ही थे, जब ये घास के मैदान में आए। ज्यादा गतिविधि इनकी नहीं थी, लेकिन ये होमो इरेक्टस के रूप में जब परिवर्तित होते हैं और पूर्व पाषाण काल जब प्रारंभ हो जाता है तो इनकी गतिविधियों में परिवर्तन होने लगता है, यानी अब ये सीधे खड़े होने लगते हैं। इनका जो 2 हाथ हैं वो मुक्त हो जाता है, हमारे चलने के काम में वो नहीं आता। पैर से ही सहारा लेकर चल रहे थे, हाथ सीधा हो जाता है। जो ही हाथ सीधा होता है तो हाथ की गतिविधियां आरंभ हो जाती हैं और इन लोगों को बहुत सुकून मिलता है, चलने में भी, दौड़ने में भी। हाथ से अन्य कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। जंगलों के जो जानवर है उनका शिकार करना आसान हो जाता है। तो पूर्व पुरापाषाण काल के पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे और पूर्व पाषाण काल जब प्रारंभ हुआ तो आपको होमो इरेक्टस आ गए। यहां पर हम होमो इरेक्टस कह सकते हैं, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के साथ ही पुरापाषाण काल का प्रारंभ हो जाता है। और ये जो मानव थे, अब जरा सोचिए, यदि कोई मानव 2 पैर पर चलने लगे, हाथ उसका मुक्त हो जाए, तो कोई नवीन कार्य तो करेगा ही, उस हाथ का प्रयोग तो करेगा।
ऐसे तो खड़ा नहीं रहेगा, सिर्फ हाथ का प्रयोग करना प्रारंभ किया। उस दरमियान उसने जब जंगलों जंगलों के जानवरों का शिकार करता था तो समूह में पत्थर से उसको मारता था। दूर दूर से पत्थर की चुनाई होती थी, इकट्ठा किया जाता था, और शिकार की जरूरत होती थी उसको मारा जाता था, जानवर को। लेकिन जब मानव को, होमो इरेक्टस मानव को पत्थर लाने में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो उनकी समझ की परे थी, वो समझ नहीं पाए कि क्या होगा। और वो घटना क्या थी? आग का आविष्कार। जो पत्थर चुनकर लाते थे वो आपस में टकरा कर चिंगारियां उससे अपने आप उत्पन्न हो गई, और वो उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाएगा जब अनायास कोई घटना घट जाती है। और वही आग का जो आविष्कार है मानव के जीवन में क्रांतिकारी कदम ला दिया। वो अनायास ही घटना घटी, पत्थर लाने के क्रम में पत्थर के टकराने से वो आग उत्पन्न हुई, और वो एक मानव के जीवन में ऐसी क्रांतिकारी परिवर्तन लाई। आग जो है अब उसका प्रयोग करना प्रारंभ किया गया। देखिए, यहाँ पर जो होमो इरेक्टस थे, एक बात और समझिए आप, जो कोई भी मानव होगा या जानवर ही हो, उसमें अंतर यही है कि जानवर चौपाया होता है, चार पैरों पर चलता है, और ज्यों ही वो होमो इरेक्टस के रूप में आ गया वो उससे भिन्न हो गया और सोचने की शक्ति भी उसमें आने लगी। तो कुछ आवश्यकताएं होती है, मूलभूत आवश्यकताएं। पहली, भोजन, यानी कि भूख लगना स्वाभाविक बात है। भूख लगती है, किसी को भी भूख लगती है, उसके लिए भोजन की जरूरत होती है। प्यास लगती है, उसके लिए जल की जरूरत होती है। तो ये तो मूलभूत आवश्यकता है। तो इस भोजन और जल की खोज में मानव होमो इरेक्टस दूर दूर तक चला जाता था। तो वैसे जगहों पर रहना पसंद करता था जहां पर दोनों चीजें मिल जाती हो, भोजन भी मिल जाता हो और जल भी मिल जाता हो। यानी कि नदी तट पर, जंगलों के आसपास रहना पसंद किया कि जंगलों से जानवरों का शिकार किया जा सकता है और नदी तट से जल मिल जाता है। तो इन चीजों की पूर्ति होने के बाद मानव शिकार करने में निपुणता प्राप्त करने लगा। शिकार करने में निपुण हो गया, क्योंकि उसका दो हाथ फ्री हो चुका था, स्वतंत्र हो चुका था, और पत्थर को लाकर इकट्ठा किया जाने लगा था। पत्थर से आग पैदा कर ली गई थी। तो जो आग होता था उसको अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता था। जानवर आग देकर भागते हैं, तो ऐसे भी जानवर थे जो हिंसक प्राणी थे, जो जिससे मनुष्य डरता था, तो उसके लिए वो आग को जला देता था। जो ठंडा पड़ता था, ऋतु परिवर्तन होता था, ठंडा पड़ता था, उस समय
आग से अपने शरीर को गर्माहट देता था। तो पूर्व पाषाण काल में होमो इरेक्टस आए और उसी समय शिकार करने के दौरान जो पत्थरों का उपयोग किया जाता था, पत्थर एक जगह से दूसरी जगह लाए जाते थे, उससे चिंगारी उत्पन्न हुई और आग का आविष्कार हुआ। और उस समय मानव एक जगह इकट्ठा नहीं रहता था। जो ही एक जगह पर शिकार करने में कठिनाई होने लगती थी, वो दूसरी जगह पर चला जाता था, यानी खानाबदोश की जिंदगी इसमें व्यतीत करता था। तो पूरा पाषाण काल में जो मानव का रहन सहन था, बिल्कुल खानाबदोशी रहन सहन था। शिकार से अपना जीवन यापन करते थे। अब शिकार करने के लिए जो पत्थर लाते थे, बड़े बड़े पत्थर भी होते थे, छोटे छोटे पत्थर भी होते थे, तो उससे वो औजार बनाना शुरू किया। वो औजार क्रोड आधारित यानी कोर आधारित होता था और एविबोलिक किस्म का होता था। इसके बारे में अलग से बनाऊंगा वीडियो तो बताऊंगा, लेकिन संक्षेप में आप जान लीजिए। जो औजार होते थे पत्थर के, वो क्रोड आधारित और एविबोलिक किस्म के होते थे पूरा पाषाण काल में। इसमें कोर आधारित जो उपकरण थे वो उसमें वो चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स और क्लीवर कहा जाता था। 4 प्रकार के औजार थे, चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स और क्लीवर। इसके तहत चॉपर को गंडास कहा गया हिंदी में, चॉपिंग को खंडक, हैंडेक्स के हाथ कुठार और क्लीवर के बिदारनी। तो गंडास यानी एक तरफ इसमें धार दिया जाता था, खंडक चॉपिंग में दोनों तरफ धार होता था, हंस कुठार और बिदारनी त्रिकोणीय होता था। इसका जो था त्रिकोणीय बनाकर लास्ट में जो दोनों सिरा आता था यहाँ पर, इसको तिकोना बना दिया जाता था, तो हंस कुठार हो जाता था। बिदारनी का ये जो था भाग, ये दोनों भाग समानांतर चलता था, ये इस तरह होता था। यहाँ पर त्रिकोणीय, इसको एक कोण नहीं बनाया जाता था बिदारनी का। इसका जो ये जो होता था चौड़ा होता था नीचे वाला पार्ट, तो बिदारनी होता था। ये सब काटने वगैरह में काम आता था। और क्वार्टाइज पत्थर का प्रयोग किया जाता था इसमें, लेकिन इसमें बटिकास विधि से जो प्रहार विधि कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता था पत्थर का औजार बनाने में। तो लबलाई तकनीक जो है उसमें कोर पत्थर से अनेक सुडौल सल्क निकाला जाता था। तो ये बहुत कम देखने को मिल रही है, आंशिक रूप से मतलब कहिए कि इसमें देखने को मिलती है। मेन है बटिकास में, यानी एक कोई भी बड़ा पत्थर चुन लिया जाता था, इतना मान लीजिए इतना बड़ा पत्थर चुन लिया गया, इससे बड़ा पत्थर से इस पर प्रहार किया जाता था, जिसको प्रहार विधि कहते थे। प्रहार करते करते छोटा हो जाता था, कुछ सुडौल हो जाता, कुछ हो जाता था, और कहीं कहीं और उसको धार मिल जाती थी, पैनी बना दिया जाता प्रहार करके। और उसी पैनीपन के आधार पर चॉपर, चॉपिंग, हैंडेक्स और क्लीवर नामक उपकरण बनाए जाते थे। वो एविबोलिक किस्म के होते थे, यानी कि बेडौल होते थे, कोई उसमें डिजाइन नहीं था, दिखने में सुंदर नहीं थे, भारी भरकम होते थे। उसी जो बड़ा पत्थर से प्रहार किया जाता है, उसी बड़े पत्थर को हम बटिकासन कहते हैं, पेबल भी। अब प्रश्न उठता है कि ये कहाँ कहाँ मिले हैं। जो पीटी में मुख्य भाग है वही मैं बता रहा हूँ। ये कहाँ मिले हैं? ये सोहन घाटी से लेकर पूरे भारत में असम तक प्राप्त किए गए हैं। पूरा पाषाण काल के स्थल सोहन घाटी, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, सोहन नदी घाटी से लेकर भारत के असम तक मिले हैं। विशेषकर नर्मदा घाटी के स्थलों में महाराष्ट्र की जो प्रवरा नदी है, वहां पर नेवासा में, आंध्र प्रदेश में जो गिदलूर है, करीमपुर है, आंध्र प्रदेश में है, असम में, ये सब मिले हैं। प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, प्रवरा नदी। नेवासा भी महाराष्ट्र में है। और प्रश्न था कि उसका कि बिहार में भी क्या पूरा पाषाण कालीन स्थल मिला है? हाँ,
बिहार के जो मुंगेर जिला है उसमें भीम बांध है, वहां पर पूरा पाषाण का लोअर पैलियोलिथिक एज का पुरातात्विक स्रोत मिला है, भीम बांध में जो मुंगेर में है। अब समझ में आ गया पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था, किस प्रकार का हथियार का प्रयोग करता था, कच्ची सामग्री के किस प्रकार का प्रयोग, कैसी कच्ची सामग्री थी, किस तकनीक का प्रयोग करता था, प्राप्ति स्थल कहाँ थे। अब यही जो बिंदु है उसकी चर्चा मिडल पैलियोलिथिक एज में की गई है। यानी कि इसमें जो मानव था, जो भोजन ग्रहण करता था, जल ग्रहण करता था, शिकार करता था, ठीक खाना बदोश का जीवन व्यतीत करता था, वही स्थिति मध्य पूरा पाषाण काल में भी नहीं, खास परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, अब भोजन इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया था। ये इतना जरूर हुआ कि आगे चलकर भोजन को इकट्ठा करता था, फल मूल हुआ पहले ही प्रयोग होता था, जानवरों का शिकार किया जाता था तो छोटे छोटे जानवरों और बड़े बड़े जानवरों सबका शिकार किया जाता था। लेकिन ये लोग वैसे हिंसक पशु की शिकार नहीं करते थे जो आक्रामक थे, जो उन पर खतरा उत्पन्न कर सकते थे। मध्य पूरा पाषाण काल में मानव की वही स्थिति थी जो पूरा पाषाण काल में थी। यहाँ पर हथियार बनाने, जो उपकरण बनाने की विधि में, उपकरण बनाने का जो कच्ची सामग्री थी उसमें परिवर्तन होता है। अब मानव धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है तो परिवर्तन होना स्वाभाविक है। होमो इरेक्टस से नियांडर की तरफ बढ़ा है, नियांडर से होमो सेपियंस की ओर बढ़ा। तो मध्य पूरा पाषाण काल में मानव सल्क प्रधान पत्थर के औजारों का प्रयोग करने लगा। यहाँ पर उसकी बुद्धि में, उसकी कुशलता में वृद्धि होती है। और इस दौरान जो मानव था वो सल्क या फलक भी कह सकते हैं, फलक यानी पत्थर के छोटे छोटे पत्थर, उससे औजार बनाए जाते थे, फलक होता था। सल्क समझिए, जो कि मान लीजिए ये बड़े पत्थर हो गया, ये बड़ा पत्थर हो गया, यहाँ पर प्रहार किया गया तो एक इससे जो परत निकलती थी ये परत निकल गई, फिर प्रहार किया गया, फिर परत निकली, फिर प्रहार किया गया, फिर परत निकली। और इन परतों से, इन सल्कों से औजार बनाए जाने लगे। तो स्वाभाविक बात है कि वो औजार में तेज धार होगी, औजार हल्का होगा, यानी एसुली किस्म का होगा, देखने में सुंदर लगेगा, सुडौल होगा। और जो अंत में जो बचता था शेष इसका भाग, पत्थर का बड़ा भाग, कोर, उसका भी कोर उसका भी उपयोग किया जाने लगा, उससे भी औजार बनाया जाने लगा। यानी कि औजार बनाने की तकनीकी में परिवर्तन हुआ और कम परिश्रम में अच्छा औजार बनाया जाने लगा। ये एक तकनीकी क्रांति थी। पाषाण काल में एक तकनीकी क्रांति हुई, सल्क आधारित उपकरणों का प्रयोग करना। कच्ची सामग्री के रूप में चमकदार पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जैस्पर, चट जैसे चमकदार पत्थर थे उसका प्रयोग किया जाता है। यद्यपि क्वार्टाइज का भी प्रयोग होता था, लेकिन जैस्पर और चट के प्रयोग में वृद्धि हुई। लबलाई तकनीक का प्रचलन बहुत बढ़ गया, यानी कोर से फलक निकालना, फिर उसे कई सल्क निकालना, फिर उसे कई सल्क निकाला जाता था और उससे औजार बनाए जाते थे। एक जो विधि है उसको कलेक्टोनी विधि भी कहते हैं। कलेक्टोनी, तो कलेक्टोनी में जो पत्थर का होता था उससे
बड़ा सल्क निकाला जाता था, मोटा सल्क वाला सल्क, बड़ा सल्क निकाला जाता था। लेकिन लबलाई में छोटा छोटा मध्यकार का सल्क निकाला जाने लगा और इसी का प्रयोग भारत में हुआ है। कलैक टोनी तकनीक, यहाँ भारत में इसका प्रयोग नहीं होता था। ये कहाँ होता था? यूरोप में और परत पश्चिम एशिया में। इसमें कोड से बड़े बड़े सल्क निकाले जाते थे, लेकिन इससे बेहतर जो विधि थी वो लबलाई विधि थी। छोटे छोटे सल्कों का निकासी किया जाता था और उससे बेधा, खुरचनी, फलक, वेदनी, एसुली किस्म का हस्तकुठार आदि बनाए जाते थे। ये कहाँ मिला है? ये पारूपस्थर नेवासा है जो महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में मिला है, आंध्र प्रदेश में मिला है, उड़ीसा में मिला है, विंध्याचल में मिला है, गंगा की घाटी, संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में इसकी प्राप्ति हुई है। अब प्रश्न उठता है कि वेद, खुरचनी, फलक, वेधनी ये सब किस प्रकार के औजार थे? तो ये छोटे छोटे औजार थे, पत्थर के ही औजार थे। पॉइंट, वेधनी के देखिए पॉइंट्स कहते हैं, यानी कि इस पर यह एक ये जो मान लीजिए सल्क हुआ, सल को दोनों तरफ से धार दिया जाता था। धार मतलब उसको किसी दूसरे पत्थर पर रगड़ा जाता था। रगड़ते रगड़ते एक पॉइंट यहाँ पर बना दिया जाता है, पॉइंट बन जाता था, ये बेधनी हो जाता था, जिसको पॉइंट कहते थे। ये जो फलक है वो ब्लेड टाइप, इसको इंग्लिश में ब्लेड कहते हैं। तो ये फलक एक प्रकार के सल्क ही था, सल्क को ही फलक कहा गया। इससे जो छोटे छोटे परत निकलता था उसको चौड़ा रूप दिया जाता था, उसको फलक कहा गया। खुरचनी जो है, जो खुरचनी पर एक या अनेक किनारे पर उसको धार दिया जाता था। स्क्रेपर पर एक या अनेक किनारों पर धार देकर उसकी धार को मजबूत बनाया जाता था। वेधक है, इस पर एक 2 या 3 दांतेदार धार दिया जाता था और उसको मोटा धार के रूप में बना दिया जाता था। इसको वेधक कहा गया। इसका मतलब इसका जो धार था मोटा था। खुरचनी में एक या अनेक किनारों पर धार बनाया जाता था। ब्लेड यानी फलक जो है वो जो परत निकालता था उसे चौड़ा रूप लेकर फलक का निर्माण किया जाता। उसको मतलब अधिक चौड़ा जो परत होता था उसी से फलक बनाया जाता था। बेधनी पॉइंट समझिए गए। ये सूर्य किस्म के हंसकुठार जो ये हंसकुठार थे पूर्व पाषाण काल में, वो भारी भरकम होता था, बेडौल होता था, उभर खाबर होता था, उसको सुडौल रूप दिया जाने लगा। उसी को एसुलिक किस्म के हथियार कहते थे। ठीक, तो ये मध्य पर पूरा पाषाण काल की बातें हुई। तो आप देखते जा रहे निरंतरता और परिवर्तन, यही देखना है हम लोगों को इतिहास में। तो निरंतरता लगभग आवास की जो मानव रहन सहन की जो आवास की व्यवस्था है, आवास तो अभी नहीं हुआ था, आवास मतलब पेड़ के छाए के नीचे रहते थे। आज जो प्राकृतिक गुफाएं थी उसमें चले जाते थे, रहते थे। तो वो लगभग पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल में समान रूप से था। लेकिन हथियारों के प्रयोग, कच्ची सामग्री, तकनीकी इत्यादि में बदलाव आता है मध्य पूरा पाषाण काल में। अब हम लोग चलते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल। तो इसमें एक बात देखने की जरूरत है, जब मानव आग का आविष्कार कर चुका था, भूख और प्यास की व्यवस्था कर चुका था, तो समूह में रहने लगा था। शिकार करने के लिए समूह में रहना जरूरी था, समूह में रहने लगा था। तो वैसी स्थिति में भय पर विजय प्राप्त कर लिया। यहां तक आते आते उत्तर पूरा पाषाण काल में उन्होंने भय पर विजय प्राप्त कर लिया, यानी भूख से भय, क्योंकि अब उसका जानवरों का शिकार करके उसको कुछ दिन तक संग्रह करते थे। भूख से भय, जंगली जानवरों
कि आक्रामक से भय, आक्रमण से भय। तो इन भय पर विजय प्राप्त करने के बाद वो अच्छी नींद लेने लगे। जो प्राकृतिक गुफाओं में प्रवेश कर रात को सोते थे तो अच्छी नींद के साथ सोते थे। अब उनको डर भय समाप्त हो गया कि गुफा में कोई जानवर आकर उन पर आक्रमण कर देगा, क्योंकि गुफा के बाहर आग को जला दिया जाता था, आग जलते रहती थी, कोई जानवर डर से भय से अंदर नहीं जाता था। तो अब आवास तीसरा है रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा होमो इरेक्टस के रूप में ही थे, तो धीरे धीरे वो पेड़ के छाल से अपने बदन को, अपने शरीर को ढकने लगे होंगे। तो भोजन और कपड़ा यानी पेड़ के छाल, पेड़ का छाल, इसका प्रयोग आपको पूरा पाषाण काल के बाद से किया जाने लगा होगा। जब होमो इरेक्टस मानव आया, कुछ दिन के बाद इनका विकास हुआ, तो पेड़ के छाल का भी प्रयोग करते होंगे, क्योंकि जब खड़ा होने लगे तो स्वाभाविक रूप है कि कुछ बदन के कुछ भागों को ढकने के लिए इन लोगों की मस्तिष्क में प्रेरणा मिली हो। उसी प्रेरणा की बदौलत होमो इरेक्टस पेड़ की छाल का प्रयोग भी करने लगे थे। ये पूरा पाषाण काल में ही हो चुका था। तो जब भोजन कपड़ा की पूर्ति हो चुकी थी, तो एक निश्चित आवास की भी जरूरत महसूस की जाने लगी। तो उस निश्चित आवास की जरूरत पूरा पाषाण काल में नहीं पूर्ति हो सकी। वो प्राकृतिक शैलाश्रय यानी गुफा में ही रहते थे या पेड़ के छांव के नीचे रहते थे। लेकिन उत्तर पूरा पाषाण काल जब भय पर विजय प्राप्त कर लिए, जानवरों के भय, जानवरों के आक्रमण के भय, भूख के भय इत्यादि पर विजय प्राप्त करने के बाद अच्छी नींद लेने लगे, तो उनकी मस्तिष्क में स्वप्रेरणा हुई। और स्वप्रेरणा मतलब कुछ अलग करने की प्रेरणा हुई, चिंतन शक्ति का विकास हुआ। वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब मानव अच्छी नींद लेने लगेगा, अब भय समाप्त हो जाएगा, तो कुछ अलग कार्य सोचेगा, कुछ अलग संरचनात्मक कार्य की ओर बढ़ेगा। वही उसी प्रक्रिया में उसने जो प्राकृतिक गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था, उसको कृत्रिम आवास का रूप दिया जाने लगा। यानी प्राकृतिक गुफाओं को थोड़ा सुडौल बनाया जाने लगा। जो पत्थर निकले थे जहां तहां उसको काट दिया जाता था। काटने के बाद उसमें अब चित्रकारी की शुरुआत की गई, पेंटिंग की शुरुआत की गई, नक्काशी की जाती थी। तो देखिए, जहां पर आदमी रहता है आवास को, उसको सुंदर बनाया जाता है। मानव यह नेचुरल गुण होता है कि जहां भट्टी रहे उसमें उस सुंदरता का समावेश करना चाहता है। और उसी प्रक्रिया में ये जो उत्तर पूरा पाषाण कालीन जो मानव थे, वो गुफाओं को कृत्रिम आवास के रूप में ढालने का प्रयास करने लगे। और उसी प्रयास का परिणाम था कि नक्काशी और चित्रकारी का उस समय विकास हुआ। अब नक्काशी चित्रकारी किसकी चित्रकारी की जाती थी? तो उस जो तत्कालीन परिवेश में घटनाएं घटती हैं, उसी की चित्रकारी आदमी करता है। तो उस समय मानव थे और दूसरी तरफ जानवर थे। उन दोनों में प्रतिस्पर्धा चलते रहती थी और प्राकृतिक वातावरण था, बस यही था। तो उस समय जंगली सुअर, जंगली भैंसा, बंदर इत्यादि जानवरों का चित्रकारी की जाने लगी। शिकार करने का दृश्य उसकी भी चित्रकारी की जाने लगी। और सबसे बड़ी बात है रंग का आविष्कार। कोई कृत्रिम रंग नहीं था, लेकिन रंग का आविष्कार हो चुका था, जो प्राकृतिक रंग था। उस समय के खनिजों से ये लोग रंग बनाना सीख गए थे। उसमें जैसे भीमबेटका की जो पहाड़ी गुफा है, वो भीमबेटका है या आदमगढ़ है, दोनों मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटका में जो चित्रकारी की गई है, नक्काशी की गई है, उसमें आप देखिएगा कि लाल रंग का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। लाल रंग, उजला रंग, पीला रंग, हरा रंग।
उसी प्रकार आजमगढ़ में भी लाल रंग का प्रयोग किया गया है, इसके अलावा उजला रंग का प्रयोग किया गया है, धूसर रंग का प्रयोग किया गया है। तो ये दिखलाता है कि मानव अब विकास की ओर अग्रसर हो चुका था। भय पर विजय प्राप्त करने के बाद विकास होना स्वाभाविक बात है, और भय पर वे लोग विजय प्राप्त कर चुके थे और विकास की ओर बढ़ चुके थे। ये सबसे बड़ी विशेषता है उत्तरपूर्व पाषाण काल की। एक और विशेषता है कि जो सल्क जो था वो तो पूरा पूरा पाषाण काल में चल ही रहा था, इसमें सल्क प्रधान उद्योग ही था, फलक प्रधान उद्योग। लेकिन इसमें तक्षणी, खुरचनी और अस्थि उपकरणों का प्रयोग बढ़ा। एक नया तत्व जुड़ता है, अस्थि उपकरण। जो जानवरों का शिकार किया जाता था तो उससे जो हड्डियां बच जाती थी, तो पहले हड्डी को इसी तरह छोड़ दिया जाता था, क्योंकि उनकी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पाई थी कि हड्डी का भी प्रयोग अपने लाभ के लिए किया जाए। इस काल में आते आते मानव जब अच्छी तरह से भयरहित होकर निद्रा लेने लगा, सोने लगा, तो उसके मस्तिष्क में नेचुरली विकास हुआ, और वो स्वाभाविक ही है, स्वाभाविक विकास हुआ। और वो जो अवशेष जानवरों के मारने से जो अवशेष बचता था उसका भी उपयोग करने लगे। देखिए कितनी क्रांतिकारी परिवर्तन इस काल में हो रहा है। मानव उस हड्डी का भी क्या प्रयोग करने लगे, उपकरण उसे बनाने लगे। उस अस्थि उपकरण इस काल में पहली बार मिला है, और अवशेषों से ये लोग उपकरण बनाने लगे। दूसरी तक्षणी और खुरचनी, इनकी भी प्रधानता बढ़ गई। तो तब खुरचनी तो बता चुके हम, तक्षणी जो पेचकस के समान होता था तक्षणी, और तक्षणी, खुरचनी और अस्थि उपकरण तीन जो औजार थे वो इस काल उत्तरपूर्व पाषाण काल में सामने आते हैं। तक्षणी मध्यपूर्व पाषाण काल में देखा गया, लेकिन कम संख्या में। इस काल में अधिक संख्या में ये आने लगे। सभी सल्क आधारित थे, इस सभी को सल्क से ही बनाया जाता था, फलक से ही बनाया जाता था। और ये लंबे, अब देखिए यहाँ पर लंबे स्थूल प्रस्तर फलक, जो कच्ची सामग्री थी, मतलब प्रस्तर फलक ही था, वो जैस्पर ही था, चैड था, क्वार्टाइज था, पत्थर, लेकिन वो थोड़ा लंबा होता था, बड़ा बड़ा होता था, और उससे ये तक्षणी, खुरचनी बनाई जाने लगी। लबलाई तकनीक का ही प्रयोग होता था। केंद्र मुख पत्थर से उसका परत निकाला जाता था, परत से औजार बनाया जाता था। ये भी पूरे भारत में मिला है, जो इसका अवशेष है पूरा भारत में मिला है। तो कुछ याद कर लीजिए आप लोग। जैसे कर्नाटक में बीजापुर स्थान है, शेरपुर स्थान है, वहां पर मिला है। पूछ सकते हैं बीजापुर में किस काल से संबंधित अवशेष मिला है, तो उत्तरपूर्व पाषाण काल। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश में भी मिला है, बेटम चेरला में है, बेटम चेरला में मिला है। वहां पर विशेषता है, अस्थि उपकरण मिला है। बेटम चेरला में जो आंध्र प्रदेश में हड्डी का औजार मिला है। रेणुगुंटा जो है वो भी आंध्र प्रदेश में है। तो रेणुगुंटा में फलक और तक्षणी के औजार मिले हैं। तक्षणी जो पेचकस के समान होता था, और फलक प्रधान, रेणुगुंटा में फलक और तक्षणी दोनों मिला है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद है उसमें बेलन घाटी, वहां पर फलक उद्योग मिला है। यानी कि फलक उद्योग मतलब छोटे छोटे पत्थरों से औजार बनाया जाने लगा था, उसी को फलक उद्योग कहते हैं। तो वो मिला है आपको, बेलन घाटी में मिला है। अब प्रश्न उठता है कि बिहार में कहाँ मिला है? तो बिहार में पटना, गया, मुंगेर और नालंदा में पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त किया गया है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि गया में एक जेठियन जगह है, वहां से भी पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त किया गया है। मुंगेर में भीम बांध तो है ही, नालंदा है, यहां से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे मानव का धीरे धीरे विकास होकर होमोसेपियंस तक यहाँ पर पहुंचते हैं। होमोसेपियंस आपको 30 से 40 हजार वर्ष पहले आ चुके थे। होमोसेपियंस मतलब प्रबुद्ध मानव, क्रो मैग्नोन जिसको कहते हैं, क्रो मैग्नोन या प्रबुद्ध मानव आपको उत्तर पाषाण काल में आ चुके थे। उत्तर पाषाण काल का लगभग जो समय 50,000 वर्ष पहले निर्धारित किया जाता है, 50,000 वर्ष पहले तक उत्तर पूरा पाषाण काल था। तो उत्तर पूरा पाषाण काल में प्रबुद्ध मानव आ चुका था। ये इसी बीच में आपको होमो इरेक्टस से नियांडर आए, जो विकसित होमो इरेक्टस से अपेक्षा विकसित मानव थे। उसके बाद आपको यहाँ तक आते थे होमोसेपियंस आ गया था, प्रबुद्ध मानव आ गया था। ठीक, अब जब प्रबुद्ध मानव आ गया तो उसके बाद और क्रांति होनी स्वाभाविक बात है। और वही क्रांति आपको मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज में घटती है। उससे भी अधिक क्रांति नियोलिथिक एज में घटती है। तो ये जो पूरा पाषाण काल है उसको आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, मानव का विकास भी लगभग समझ गए होंगे। कोई भी क्रांति होती है तो वो बहुत बड़ा जो उसका स्वरूप है उसमें परिवर्तन कर देती है। जैसे आग की क्रांति, आग की खोज, आग की स्वाभाविक खोज, नक्काशी और चित्रकारी का विकास, अस्थि उपकरण का विकास, सल्क आधारित उद्योग प्रधानता। शुरू में भारी भरकम क्रोड आधारित उपकरण थे, क्रोड आधारित, बाद में सल्क आधारित हो गए। छोटे छोटे जो भी अवशेष बचता था उसका उपयोग किया जाने लगा और सुडौल हथियार औजार बनाए जाने लगे। उसके बाद इसमें अस्थियों का भी प्रयोग किया जाने लगा औजार बनाने के लिए। तो इन सारी चीजों में आप देखिएगा समानता और विषमता, निरंतरता, इन सब बातों को मैंने बताने का प्रयास किया और मुझे नहीं लगता है कि अब इससे अधिक कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। पीटी के लिए काफी है। और जो प्लेस्टोसीन एपोक है माने अत्यंत नूतन युग है, तो पूर्ण रूप से पूरा पाषाण काल से संबंधित है। याद रखिएगा, अत्यंत नूतन युग पूरा पाषाण काल से संबंधित है, जो आज से 30 लाख वर्ष पहले घटना घटी थी, वो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। और मध्य पाषाण काल हम पढ़ेंगे तो वो जो है उसमें आपको लगभग 10,000 वर्ष पहले, 8,000 वर्ष पहले से मध्य पाषाण काल प्रारंभ होगा। आज से 8-10 हजार पहले से मध्य पाषाण काल का प्रारंभ होता है और उस समय होलोसीन एरा आ चुका था। प्लेस्टोसीन के बाद होलोसीन आया और होलोसीन में मध्य पाषाण काल की घटना घटी। ये हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में बताएंगे। अब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी समस्या आप लोगों के पास होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। थोड़ा वीडियो लंबा बन गया है लेकिन शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा तो आपको आपकी जो दृष्टिकोण है वो स्पष्ट हो जाएगा, दृष्टि स्पष्ट हो जाएगी और आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से हल कर दीजिएगा। आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बना रहे और ऐसे ही वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। थैंक यू।